सो गाइस स्वागत है आप लोगों का हमारी फिजिकल एजुकेशन की रिवीजन सीरीज में। और आज हम करने वाले हैं अपनी एक और न्यू यूनिट और वो है यूनिट नंबर 4। और इस यूनिट का नाम है, आपके बोर्ड पे देखिए, दैट इज फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN। CWSN का मतलब क्या हुआ? चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। कहते हैं ना, नॉट फिजिकली डिसेबल्ड, वी कैन से डिफरेंटली एबल्ड। मतलब जो लोग स्पेशली एबल्ड होते हैं, डिफरेंटली एबल्ड होते हैं, उनको कहीं ना कहीं हम यहाँ पे रेफर कर रहे हैं। तो उन लोगों की लाइफ के अंदर फिजिकल एजुकेशन की क्या नीड है, फिजिकल एक्टिविटीज़ की या स्पोर्ट्स की क्या नीड है, वो सब कुछ इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। तो गाइज इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या टॉपिक्स पढ़ेंगे, वो सारे के सारे टॉपिक्स सीक्वेंस वाइज मैं आपको बताने वाला हूँ। और आप अपनी नोटबुक में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो नोट कर सकते हैं। तो देखते हैं गाइज बोर्ड पे सबसे पहले। तो गाइस सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी। मतलब जो डिसेबिलिटी है उसका कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि डिसेबिलिटी होता क्या है। तो डिसेबिलिटी इज अ काइंड, ये किंग नहीं है भाई दैट इज काइंड। तो डिसेबिलिटी क्या होता है? काइंड ऑफ इम्पेयरमेंट। ठीक है, डिसेबिलिटी इज अ काइंड ऑफ इम्पेयरमेंट विच अफेक्ट्स द एवरीडे एक्टिविटीज ऑफ एन इंडिविजुअल्स लाइफ। मतलब हमारी लाइफ के अंदर जो हम डेली एक्टिविटीज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल खाना, जाना, आना, नहाना, कोई भी काम करना, तो अगर हम किसी फिजिकल डिसेबिलिटी को फेस कर रहे हैं तो हमारी ये जो डेली लाइफ की एक्टिविटीज होती हैं, हमारा जो वर्क होता है या कुछ भी होता है, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए क्या बन जाता है? चैलेंजिंग बन जाता है और अफेक्ट करती है डिसेबिलिटी उस चीज को। जस्ट इमेजिन, आप किसी भी चीज को कर पा रहे हो क्योंकि आप देख सकते हो। आप उस पर्सन के बारे में सोचो जो देख नहीं सकता। आपको जितना टाइम उस चीज के लिए लगेगा उससे कहीं ज्यादा टाइम उस पर्सन को उस काम को करने में लगेगा। तो वो उसके लिए क्या बन गया? चैलेंजिंग बन गया बिकॉज ऑफ दैट डिसेबिलिटी। ठीक है, तो समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट है गाइस कॉन्सेप्ट ऑफ डिसऑर्डर। डिसऑर्डर क्या होता है? तो देखो, डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर में डिफरेंस होता है, कई लोग समझ नहीं पाते, वो मैं बताता हूं आपको। डिसऑर्डर वर्ड इज मेनली यूज्ड फॉर मेंटल डिसेबिलिटीज, ज्यादातर मेंटल डिसेबिलिटीज के लिए यूज किया जाता है। और अ डिसऑर्डर इफ नॉट क्योर्ड कैन बी एन एलिमेंट लेटर या कैन बी अ डिसेबिलिटी लेटर। तो मैं आपको बता दूं, देखो, डिसेबिलिटी का मतलब क्या है कि मैं किसी काम को करने को लेके एबल नहीं हूं। समझ में आया? क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, मेरे को आई डिसेबिलिटी है, मतलब मैं ब्लाइंड हूं और मैं देख नहीं पाता। लेकिन अगर मेरे को आई डिसऑर्डर है तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं देख नहीं पाता। उसका मतलब ये हो सकता है कि मेरी आई साइट वीक है और उसको क्योर किया जा सकता है इनिशियल स्टेज पे। तो डिसऑर्डर और डिसेबिलिटी में यही डिफरेंस है कि जो डिसऑर्डर है अगर वो इनिशियल स्टेज पे क्योर हो जाता है तो दैट्स गुड, वेल इनफ। बट अगर वो नहीं होता तो आगे जाके वो क्या बन जाती है? डिसेबिलिटी बन जाती है। ठीक है, परमानेंटली हम उसको करने के एबल नहीं रहते। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम पढ़ने वाले हैं गाइस टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी, मतलब टाइप्स कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, दैट इज कॉग्निटिव डिसेबिलिटी। तो कॉग्निटिव डिसेबिलिटी क्या होती है? रिलेटेड टू नर्वस सिस्टम, न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी हम कह सकते हैं। तो आपको पता है हमारा जो माइंड है, हमारा जो ब्रेन है, दैट देयर इज अ नर्वस सिस्टम जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए। तो सोचो, अगर हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो अफेक्ट हो जाएगा तो हमारा कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे काम हैं जो उसकी वजह से अफेक्ट होंगे। तो ये डिसेबिलिटी हमारी कौन सी होती है? कॉग्निटिव डिसेबिलिटी, दैट इज व्हाट विच इज रिलेटेड टू न्यूरोलॉजिकल थिंग्स। इट मीन्स रिलेटेड टू नर्वस सिस्टम, जिसमें हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो स्मूथ तरीके से फंक्शन नहीं करता है। ठीक है, माइंड नॉट एबल टू स्टोर, हमारा जो माइंड है ना तो इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर पाता है, ना इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस मतलब आगे भेज पाता है, और ना ही किसी इन्फॉर्मेशन को प्रोड्यूस कर पाता है। ठीक है, और डिफिकल्टी इन रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, और हमारे को ऑफन रीडिंग में, पढ़ने में, लिखने में, बोलने में दिक्कत होती है। अगर कोई भी ऐसा पर्सन आपको दिखाई देता है तो ज्यादातर उसको यही कॉग्निटिव डिसेबिलिटी जो है वो सफर कर रहा होता है। ठीक है, अब मैं सिम्टम्स के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि अगर कोई पर्सन ऐसी चीजों को कर रहा है तो आप एक तरीके से कंक्लूड कर सकते हो कि वो कॉग्निटिव डिसेबिलिटी को फेस कर रहा है। तो फर्स्ट है गाइस मेमोरी डिसऑर्डर। मेमोरी डिसऑर्डर मतलब बहुत जल्दी चीजों को भूल जाना, 5 मिनट पहले कुछ किया भूल गए आप। हाइपर एक्टिविटी का मतलब होता है गाइस नॉट अटेंशन फॉर लॉन्ग पीरियड, मतलब लंबे समय के लिए किसी भी चीज पे अपना ध्यान केंद्रित ना कर पाना। और तीसरा है डिसलेक्सिया, वी कैन से डिसलेक्सिया, डिफिकल्टी इन रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। इसमें अगर डिफिकल्टी आपको हो रही है तो ये 3 सिम्टम्स आपके हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है हम पढ़ रहे होते हैं और हमें लगता है अरे भाई मेमोरी डिसऑर्डर है, ऐसा तो मेरे साथ भी होता है, कहीं मुझे तो नहीं है। ऐसा नहीं होता। स्टिल अगर ऐसी चीजें हो रही हैं तो जरूरी नहीं है कि वही चीज हो, लेकिन हमें इसके लिए एक पर्टिकुलर रेगुलेशन की जरूरत होती है और हमारे को इसके लिए एक मेडिकल चेकअप की जरूरत होती है जिससे ये चीज कंफर्म
हो पाए, ठीक है। तो गाइज नेक्स्ट है हमारा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। देखो नाम से ही पता चला है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इंटेलेक्चुअल का मतलब जहां हमारे इंटेलेक्ट की जरूरत होती है, तो हमारा इंटेलेक्ट जो होता है वो हमारी इंटेलिजेंस होती है, ठीक है। तो हमारा जो इंटेलिजेंस है अगर वो काम नहीं करेगा तो हमारे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, हम चीजों को ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो गाइस इंटेलेक्ट डजंट वर्क प्रॉपर्ली। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में हमारा इंटेलेक्ट मतलब हमारा इंटेलिजेंस वर्क नहीं करता और हमारे को प्रॉब्लम होती है लर्निंग में, ऑब्जर्विंग में, एक्शंस लेने में। तो ये ज्यादातर हमारी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है। नेक्स्ट है गाइस फिजिकल डिसेबिलिटी। ये ज्यादातर लोग जानते होंगे, जैसे कि आपने पढ़ा था ऑन द फेस ऑफ इट चैप्टर, उसके अंदर जो मिस्टर लैम थे वो फिजिकली डिसेबल थे क्योंकि उनकी एक टांग नहीं थी। तो ज्यादातर हमारी जो फिजिकल डिसेबिलिटी होती है वो किसी एक्सीडेंट की वजह से ही होती है, और एक्सीडेंट तो कभी भी कहीं भी कैसे भी किसी भी टाइम पे हो सकते हैं, ठीक है। तो ये तो कोई भी सफर कर सकता है, ये मैटर नहीं करता कि वो पर्सन जो है वो नॉर्मल था या एबनॉर्मल था पहले से ही, वो कोई भी सफर कर सकता है, ठीक है। तो डिसेबिलिटी इन फिजिकल फंक्शनिंग लाइक नॉट एबल टू सी, लिसन, मूव और एनी अदर थिंग, ये हमारी फिजिकल डिसेबिलिटी में आ जाएगी। जब हम कुछ देख नहीं पाते, सुन नहीं पाते, या कुछ भी दूसरा भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल हमारे हाथ किसी एक्सीडेंट में चले गए या पैर चले गए, दैट इज फिजिकल डिसेबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस कॉजेज ऑफ डिसेबिलिटी। मतलब एक डिसेबिलिटी क्यों होती है, क्या रीजन होते हैं डिसेबिलिटी होने के, ठीक है। सबसे पहला है गाइस जेनेटिक। मतलब हमारे जीन्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं मैच्योर नहीं होते, या मैं कहूँ अबनॉर्मल होते हैं, इमेच्योर होते हैं। तो हमारे जो जीन्स हैं, हमारे डीएनए में जो प्रॉब्लम होती है उसकी वजह से डिसेबिलिटी हमें फेस करनी पड़ सकती है, ठीक है। कई तरीके से ये हम इनहेरिट भी कहीं ना कहीं कर लेते हैं, कई बार अपने जो हमारे एंसेस्टर्स हैं या मैं कहूँ हमारे जो पेरेंट्स हैं उनसे भी कई बार चीजें इनहेरिट हम कर लेते हैं बिकॉज ऑफ द जीन्स इश्यू, ठीक है। तो गाइस जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल, एबनॉर्मल जीन्स में लीड द प्रॉब्लम। मतलब जो एबनॉर्मल जीन्स होते हैं वो कहीं ना कहीं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, और हो सकता है कि ये जीन्स जो है वो एबनॉर्मल क्यों है, बिकॉज ऑफ एन इलनेस और डिजीज, इसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। दूसरा है गाइस मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम मतलब अगर हम मेंटली बैलेंस नहीं है तो उसकी वजह से हो सकता है, ठीक है। तो डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, हमारे को प्रॉब्लम होती है, एंजाइटी बेचैनी होती है, स्ट्रेस होता है, या कहीं ना कहीं हम डिप्रेशन में होते हैं, तो उस टाइम पे भी हमारे को कहीं ना कहीं किसी डिसेबिलिटी को फेस करना पड़ सकता है। क्योंकि हर वक्त हम उसी चीज के बारे में सोचते रहते हैं और हम बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, और ऑब्सेस्ड होना भी किसी चीज से एक तरीके की डिसेबिलिटी ही है, एक तरीके का डिसऑर्डर ही है। नेक्स्ट है एक्सीडेंट। एक्सीडेंट की वजह से भी हो सकता है, एनीवेयर, एनी टाइम, एनी प्लेस, हम किसी एक्सीडेंट को सफर कर सकते हैं, तो वो भी एक तरीके की डिसेबिलिटी ही है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर। तो मैंने आपको डिसऑर्डर और डिसेबिलिटी के बारे में बता दिया था। अब हमारे डिसऑर्डर्स के टाइप कौन से होते हैं। पहला है गाइस एडीएचडी, दूसरा एसपीडी, तीसरा एएसडी, चौथा ओडीडी, नेक्स्ट है ओएसडी। इनकी फुल फॉर्म आपको जरूर पता होनी चाहिए, पेपर में पूछ ली जाती है। तो एडीएचडी इज अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। नेक्स्ट एसपीडी सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। नेक्स्ट है गाइस एएसडी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। नेक्स्ट है ओडीडी दैट इज अपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर। नेक्स्ट है ओएसडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो ये सारे के सारे हमारे डिसऑर्डर्स हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा डिसऑर्डर क्या होता है और उसके क्या कॉजेज होते हैं या सिम्टम्स होते हैं, ये सब मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले देखते हैं गाइस एडीएचडी। तो एडीएचडी मैंने आपको बताया अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो हाइपर एक्टिविटी के बारे में तो मैंने आपको बताया ही था कि जब हम लंबे समय के लिए फोकस नहीं कर पाते हैं उस चीज को लेके, तो अटेंशन में कहीं ना कहीं यहाँ पे डिस्टर्बेंस होता है हमारे। तो सफरर इज नॉट एबल टू फोकस ऑन अ थिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। मतलब काफी लंबे समय के लिए जो सफरर है, जो इससे सफर कर रहा है, वो फोकस नहीं कर पाता। और मेनली इन बॉयज, मतलब ज्यादातर ये बॉयज में होती है, गर्ल्स में कम होती है, बॉयज में ये ज्यादा होती है, ठीक है। If you are a boy, so you may think भाई कंसंट्रेशन होता है नहीं होता, और कंसंट्रेशन क्यों नहीं हो पाता, उसका क्या रीजन हो सकता है, कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस कॉजेज। कॉजेज मतलब जेनेटिक फैक्टर्स, मतलब जेनेटिक फैक्टर जीन्स की वजह से हो सकता है, ठीक है। दूसरा ब्रेन इंजरीज, मतलब हो सकता है कि बचपन में कोई ब्रेन इंजरी हुई हो जिसकी वजह से ये चीज हो रही है हमारे साथ। तीसरा है गाइस लो बर्थ वेट। और ज्यादातर कॉजेज हमारे काफी सारे डिसऑर्डर्स में सेम है, आप ध्यान रखना, ठीक है। लो बर्थ वेट का मतलब बचपन में जब बच्चे का जन्म हुआ था उसका वेट इतना नहीं था, इसकी वजह से उसकी बॉडी पे कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ा। नेक्स्ट है गाइस ट्रॉमा एंड ब्रेन डिजीज।
ट्रॉमा मतलब किसी चीज का सदमा, कोई ऐसी न्यूज मिली, कुछ ऐसा पता चला जिसकी वजह से ऐसा हो गया। नेक्स्ट है गाइस अ स्टिक डाइट फॉर लॉन्ग टाइम, मतलब अगर हम एक ही डाइट पर्टिकुलरली बहुत लंबे समय तक खाते रहते हैं तो उससे भी हमारे को ये प्रॉब्लम मतलब ADHD अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर हमारे को हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस SPD। SPD क्या होता है आपका डिसऑर्डर ऑफ सेंसेस, मतलब हमारे जो सेंसेस है वो काम नहीं करते। तो आपको पता ही है हमारे सेंसेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे सेंसेस की मदद से हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। तो गाइस ये सारे हमारे सेंसेस होते हैं कहीं ना कहीं, हमारा हियरिंग सेंस होता है, सीइंग सेंस होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो SPD जो होता है अगर हमारे को वो प्रॉब्लम होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, डजंट रिसीव एंड रिस्पॉन्ड। तो हमारा जो माइंड है वो कहीं ना कहीं, हमारे जो सेंसेस हैं वो किसी भी इंफॉर्मेशन को कहीं ना कहीं रिसीव नहीं करेंगे तो रिस्पॉन्ड भी नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे, तो अगर मेरे को कोई थप्पड़ मारता है तो उस टाइम पे अगर मेरी जो स्किन है, मेरा जो टच है वो काम ही नहीं कर रहा है यहाँ पे, तो अगर मैं उस चीज को, उस इंप्रेशन को रिसीव ही नहीं कर पाऊंगा तो मैं रिएक्ट कैसे करूंगा, मैं रिएक्ट नहीं कर पाऊंगा। इन द सेम मैनर गाइस, कोई भी बंदा अगर बहुत ज्यादा एल्कोहलिक होता है और बहुत ज्यादा ड्रिंक करता है तो एक ऐसी स्टेट पे वो आ जाता है कि उसका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं, सॉरी सबकॉन्शियस बोल रहा हूँ, उसका जो कॉन्शियस माइंड है वो उसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता, वो सबकॉन्शियस स्टेट पे आ जाता है, फिर अनकॉन्शियस स्टेट पे आ जाता है, जहां पे कोई भी पर्सन उसको कुछ भी मारते रहे, जूते मारे, चप्पल मारे, लात घूसे मारे, उसको उसका कोई भी सेंस काम नहीं करता, जिसकी वजह से वो रिस्पॉन्ड भी नहीं कर पाता। क्योंकि अगर आप सुनोगे नहीं तो आप रिप्लाई नहीं कर सकते, ऐसे ही अगर आपका सेंस जो है वो रिसीव नहीं करेगा इंफॉर्मेशन तो वो रिएक्ट भी नहीं करेगा। तो इसके कॉजेज क्या होते हैं, देखो सेम मैंने बताया था, जेनेटिक फैक्टर आ गया, लो बर्थ वेट, तो ऊपर वाले में भी यही पॉइंट्स थे। इन्वायरमेंटल फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या होता है गाइस वो आपको पता होना चाहिए, ये ज्यादातर एडॉप्टेड बच्चों के साथ होता है बिकॉज ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। तो सेंसेस काम क्यों नहीं करते, देखो अगर मैं बात करता हूं एडॉप्टेड बच्चों की, तो जिनको अडॉप्ट किया जाता है वो बचपन से बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस के साथ रहते हैं। तो रिस्ट्रिक्शंस के साथ रहने की वजह से उनके माइंड में एक तरीके का स्ट्रेस या एंजाइटी क्रिएट हो जाती है, या मैं कहूं कि रिस्ट्रिक्शंस की वजह से कुछ पर्टिकुलर ऐसे सेंसेस हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो वो कभी कर ही नहीं पाते, और वो चीजें ना करने की वजह से उनको ये प्रॉब्लम होती है, उनका कोई पर्टिकुलर सेंस जो है वो अच्छे से वर्क नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस ASD। तो ASD आपका क्या होता है वो मैं बता देता हूं, दैट इज व्हाट, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो है वो क्या है, इट इज अ डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स डेवलपमेंट, मतलब ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जो बच्चे के विकास को या पर्सन के विकास को रोकता है। जनरली द यंग चिल्ड्रन जो है विद ASD हैव डिफिकल्टी इन कम्युनिकेशन एंड सोशल स्किल्स, मतलब जिनको भी ये ASD होता है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, उनकी सोशल स्किल्स जो होती हैं वो बहुत पुअर होती हैं, उनका बिहेवियर जो होता है वो बहुत ज्यादा पुअर होता है, मैनर्स बहुत पुअर होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत पुअर होती हैं, तो वो इंटरेक्ट अच्छे से नहीं कर पाते, उनका सोशल इंटरेक्शन जो होता है वो बहुत पुअर होता है, वो किसी से बात नहीं कर पाते, कम्युनिकेशन में डिफिकल्टी होती है, बिहेव करने में डिफिकल्टी होती है। तो ये सोशल प्रॉब्लम जो है उनको फेस करनी पड़ती है, सोशल स्किल्स को लेके जो उनकी प्रॉब्लम है वो उनको फेस करनी पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट गाइस देखते हैं, दैट इज व्हाट वी कैन से ODD। तो ODD मैंने क्या बताया था, अपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर। गाइस ये जो ODD है ना, ये बहुत लोगों के साथ होता है, बहुत बच्चे जो है इससे अफेक्ट होते हैं। इसका मतलब क्या होता है, देखो अपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर, डिफाइंड का मतलब क्या होता है गाइस पता है, इसका मतलब होता है किसी भी चीज से डिफाई करना, मतलब किसी भी चीज के अगेंस्ट जाता। ज्यादातर बच्चों में देखा जाता है जब भी पेरेंट्स कुछ बोल रहे होते हैं तो उनको डिफाई करने लगते हैं कि मैं नहीं कर रहा, जो करना है उखाड़ लो, कर लो भाई, ऐसे करके बोलते हैं ना, मैं नहीं कर रहा, आर्ग्यूमेंट बहुत ज्यादा होने लग जाते हैं। तो ये जो बच्चे होते हैं ये बहुत ही ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, बहुत ज्यादा तरीके से डिफाई करते हैं अपने पेरेंट्स को। तो इसके इट इज अ सेट ऑफ ग्रुप बिहेवियर डिसऑर्डर, चिल्ड्रन अफेक्टेड विद दिस डिसऑर्डर आर जनरली हॉस्टाइल, बहुत वाइल्ड होते हैं, बहुत बदतमीजी से ये बच्चे बात करते हैं, ठीक है। कॉजेज क्या है, अगेन जेनेटिक फैक्टर, फिजिकल फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में क्या आ सकता है, वर नॉट टॉट सोशल स्किल्स, मतलब बचपन से शायद उनको अच्छी शिक्षा नहीं दी जाती, पेरेंट्स के द्वारा उनकी जो अपब्रिंगिंग होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती, जिसकी वजह से वो अगेन पेरेंट्स से ही या लोगों से ही, जो सोसाइटी के लोग होते हैं उनसे बहुत ज्यादा आर्गुमेंट्स करते हैं। और अगर आप किसी ऐसे पर्सन को जानते हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करें, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस सोशल फैक्टर्स। सोशल फैक्टर का मतलब क्या होता है, जैसे फैमिली प्रॉब्लम, आपने देखा होगा कई सारे घरों में गृह कलेश होता है, आर्गुमेंट्स होते हैं, जो भाई हस्बैंड है वो ड्रिंक करके आ रहा है, जो फादर है वो ड्रिंक करके आ रहा है, मदर को मार रहा है, बच्चे देख रहे हैं। तो ये ऐसे जो इन्वायरमेंट्स होते हैं ये भी कहीं ना कहीं ऐसे डिसऑर्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल
होते हैं। डिसिप्लिन, डिवोर्स, पॉवर्टी की वजह से हो रहा है, घर में खराब एनवायरनमेंट है उसकी वजह से हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस लास्ट, दैट इज OSD। OSD क्या होता है आपका? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर भी बहुत लोगों में होता है, बच्चों में नहीं, टीनेजर में, यंगस्टर्स में और एल्डर्स में, सब में ये कहीं ना कहीं होता है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का मतलब होता है हम किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, उसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो ये वो डिसऑर्डर होता है, ठीक है। इट इज अ डिसऑर्डर अफेक्टिंग द पीपल फ्रॉम ऑल द एजेस एंड वॉक्स ऑफ लाइफ, मतलब हर एक एजेस में, हर एक वॉक्स ऑफ लाइफ में ये मिल जाएगा आपको। इट अकर्स व्हेन एन इंडिविजुअल इज कॉट इन अ साइकिल ऑफ ऑब्सेशंस, काफी सारे ऑब्सेशंस आ जाते हैं उसके माइंड में, एंड कंपल्शंस, उसे काफी सारे कंपल्सरी काम करने पड़ते हैं, मे बी सोसाइटी की वजह से, रिचुअल्स की वजह से। आजकल की जनरेशन में ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि सोसाइटी हमें लव मैरिज के लिए अलाउ नहीं करती, अरेंज मैरिज के लिए अलाउ करती है। वहीं पे सोसाइटी हमें काफी सारी ऐसी चीजों के लिए अलाउ नहीं करती जो हमारी एजुकेशन कहती है कि ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डाउरी सिस्टम है हमारे इंडिया में, हमारे कल्चर में, लेकिन हमारी एजुकेशन कहती है कि भाई नहीं होना चाहिए, तो ये हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, लेकिन हमें कंपल्सरी करना पड़ता है, तो हम बहुत ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, तंग हो जाते हैं इस चीज से, जिसकी वजह से ये डिसऑर्डर भी हमें फेस करना पड़ सकता है। हालांकि इसका कोई पर्टिकुलर कॉज जो है वो पता नहीं चला है अभी तक, लेकिन स्टिल कुछ बातें हैं जो मैं आपको बता सकता हूं। ये इसका जो कॉज है अननोन है समहाउ, बट फ्यू रिसर्चर्स क्या कहते हैं कि इस डिसऑर्डर में क्या होता है, एक बेसिकली हमारा हार्मोन होता है, दैट इज सेरोटोनिन। ये सेरोटोनिन जो होता है एक हार्मोन है जो मैसेज पहुंचाता है, ये मैसेज पहुंचाता है, इंफॉर्मेशन पहुंचाता है ब्रेन के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में मैसेज पहुंचाता है, ये हार्मोन सेरोटोनिन। तो इसके लैक की वजह से वो ट्रांसमिशन अच्छे से नहीं हो पाता मैसेज का, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। और यहाँ पे लैक ऑफ दिस हार्मोन लीड्स टू इट, मतलब इस हार्मोन का जो लैक है वो इसको लीड कर सकता है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। लास्ट के कुछ पॉइंट बताएं, चैप्टर खत्म होने वाला है गाइस, ठीक है। दैट इज व्हाट एडवांटेजेस ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, मतलब अगर किसी को ये डिसऑर्डर है या कोई पर्सन है जिसको डिसेबिलिटी है, तो वहां पे अगर फिजिकल एक्टिविटीज कराई जाए तो उनको क्या एडवांटेज मिलेगा, उन बच्चों को क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, ठीक है, उन लोगों को क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। पहला है गाइस रिड्यूस लेवल ऑफ एंजाइटी, स्ट्रेस एंड डिप्रेशन। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम किसी फिजिकल एक्टिविटी में, स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं, या मान लो मैं डिप्रेस हूं किसी चीज से और मैं किसी दूसरी चीज में इन्वॉल्व हो जाता हूं, तो मेरा जो माइंड है वो डाइवर्ट हो जाएगा, तो एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो रिड्यूसेस लेवल ऑफ एंजाइटी, स्ट्रेस एंड डिप्रेशन। नेक्स्ट है गाइस इंप्रूव सोशल इंटरेक्शन। अगर फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे तो एक दूसरे लोगों से मिलेंगे, तो सोशल इंटरेक्शन भी इंप्रूव होगा। नेक्स्ट है बेटर सोशल एंड साइकोलॉजिकल केयर, मतलब जो लोग हैं जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ऐसे इवेंट, फिजिकल एक्टिविटीज, तो वो नॉर्मल लोग हैं, तो वो उन लोगों के साथ अच्छे तरीके से बर्ताव करेंगे, तो वहां पे उनको केयर मिलेगी, सोशली वो डेवलप होंगे, साइकोलॉजिकली डेवलप होंगे, उनको इमोशनल नीड्स जो है वो मिलेंगी, वहां पे इमोशनल नीड्स उनकी पूरी होंगी, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस स्ट्रैटेजीज टू मेक फिजिकल एक्टिविटीज, मतलब जो फिजिकल एक्टिविटीज है उनको प्रिपेयर करने के लिए क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए, एक्सेसिबल फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, ताकि बच्चों को ये मिल पाए चीजें, ठीक है। पहला है गाइस मेडिकल चेकअप। देखो आपको फिजिकल एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करने से पहले ये भी तो पता लगाना पड़ेगा कि उस बंदे को क्या डिसऑर्डर है जो क्योर करना है, तो मेडिकल चेकअप के जरिए हमें एक्चुअल जो रीजन है वो पता लगाना पड़ेगा, उसका एक्चुअल डिसऑर्डर पता लगाना पड़ेगा। तो नीड टू डिस्कवर द एक्चुअल डिसऑर्डर फॉर डिजाइनिंग सच एक्टिविटीज और इम्प्लीकेशन, ठीक है। नेक्स्ट है इम्प्लीकेशन भी कह सकते हैं गाइस, यहां पे हम लिख सकते हैं इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीकेशन की जगह आप लिख लेना इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस एक्टिविटीज बेस्ड ऑन इंटरेस्ट, मतलब जो उस बंदे का इंटरेस्ट है उसके ऊपर बेस्ड एक्टिविटी होनी चाहिए, ताकि वो उस चीज में इंटरेस्ट ले, उसकी क्यूरियोसिटी वहां पे हो, ठीक है। तो इट मस्ट बी बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट, एबिलिटी एंड लिमिटेशंस एज वेल। लिमिटेशंस मतलब अगर कोई बंदा है जिसके हाथ नहीं है, तो अगर आप ऐसी एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करोगे जहां उसे हाथों की जरूरत होगी, तो यार ऑब्वियस सी बात है उसे तो एम्बेरसमेंट फील होगी ना वहां पे। तो आपको सोचना होगा कि उसकी लिमिटेशन क्या है, उसकी एबिलिटी क्या है, या फिर उसका इंटरेस्ट क्या है, उसके बेस पे आपको एक्टिविटी को डिजाइन करना होगा। नेक्स्ट है गाइस इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज। इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज मतलब ऐसी एक्टिविटीज कि आप उन्हें इंस्ट्रक्ट करो और वो खुद ही काम करें, हम उनकी हेल्प ना करें बल्कि वो खुद ही काम करें। तो इससे क्या होगा, वो सेल्फ डिपेंडेंट होंगे, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दे कैन परफॉर्म देयर ओन, लेकिन मॉडिफिकेशन ऑफ रूल्स, तो कई सारे स्पोर्ट्स होते हैं, गेम्स होते हैं जिनके रूल्स होते हैं काफी सारे, तो हमें क्या करना होगा, ऐसी एक्टिविटीज डिजाइन करनी होगी जहां पे हमें रूल्स को थोड़ा सा चेंज करना होगा, या मैं कहूं अमेंड करना होगा, ताकि उनके अकॉर्डिंग वो उस चीज को कर पाए।
तो ये था गाइज एज पर द स्पेशल नीड, सुटेबल और स्पेसिफिक इन्वायरमेंट। सुटेबल और स्पेसिफिक इन्वायरमेंट का मतलब हुआ कि एक ऐसे इन्वायरमेंट में उनका वो स्पोर्ट एक्टिविटी या फिजिकल एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करना है जो उनके लिए सुटेबल हो। अगर बाहर का इन्वायरमेंट उनके लिए अच्छा नहीं है, इंडोर इन्वायरमेंट अच्छा है तो वहां करना पड़ेगा, अगर इंडोर अच्छा नहीं है, बाहर ज्यादा बेटर रहेगा तो बाहर करना पड़ेगा। तो इन्वायरमेंट भी हमें देखना पड़ेगा। तो गाइज वीडियोस में थोड़ा लेट इसलिए हो जाता है क्योंकि मेरा 6-7 साल से फिजिकल एजुकेशन से कोई नाता नहीं है और मैं फर्स्ट टाइम आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत रिव्यू कर रहा हूँ चीज़ों को और उसके बाद ही पढ़ा रहा हूँ। इंग्लिश में इतना ज़्यादा रिव्यू नहीं करना पड़ता था, 6-7 साल से पढ़ा रहा हूँ तो आसानी से ऑन द स्पॉट हो जाता था, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा करना पड़ता है, इसीलिए हो सकता है कभी कभी वीडियो में लेट हो जाए, तो प्लीज़ डोंट माइंड दैट। और मैं सपोर्ट कर रहा हूं आप लोगों को, तो आप लोग भी मुझे सपोर्ट करो। मैं देखता हूं कि लोग इतने सारे हैं जो वीडियोस देखते हैं, व्यूज इतने आते हैं, लेकिन उसमें से शायद 5% लोग भी सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को, ठीक है। तो ये बहुत बुरी चीज है, मुझे ऐसा लगता है। मतलब एक बंदा तुम्हारे लिए कुछ करता है, तुम उसके लिए कुछ नहीं करना चाहते, तो दैट इज बैड, ठीक है। सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोगों की ग्रोथ के लिए। एंड थैंक यू सो मच। और गाइज नोट्स जो हैं उनको डाउनलोड ज़रूर कर लो और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो प्लेलिस्ट का ऑप्शन है उसके जरूर सारी की सारी वीडियोस को ज़रूर देख लो।